चलिए, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट से करते हैं, है ना? जो मैंने कल की क्लास में ना पीडीएफ आपको भेज दिया था ना हैंड रिटन नोट्स का, उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या-क्या होता है भाई, है ना? थोड़ा-सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली है जो अपने को समझना पड़ेगा। अरे यार! ये क्या दिख रहा है? ऑनलाइन बच्चे मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ऑनलाइन बच्चे मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार कन्फर्म करिएगा। हाँ सर। ओके। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड से, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये जो है टोटल डिपेंड करता है किस पे? जो लास्ट क्लास में अपन ने रेडियस रेशियो का फंडा सीखा था ना, उसी पे डिपेंड करेगा, है ना? तो लिखना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखते रहिएगा आप लोग, ये नोट्स पूरा भेजूंगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, जहाँ पे भी कुछ भी डाउट लगे ना, वो आप मेरे से पूछ लेना। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स नेक्स्ट क्लास से अपन ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट रिटन नोट्स था ना, उसी से एक्सप्लेन कर दो उसी से। ठीक, चलो उसी से कर देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिएगा, समझते हैं, है ना? थोड़ा सा हेजी है, मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा और अच्छे से मैं लिख के भेज दूंगा, अभी थोड़े देर के लिए काम चला लूं, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड में ना हम बोलते हैं कि दो टाइप के आयंस रहते हैं, कैटायन और एनाइन, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग से निकालना पड़ता है और एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग से निकालना पड़ता है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर का फंडा वही है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम जो भी कैटायन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, जो एनाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन, है ना? अब कहीं भी कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी की अपन बात करेंगे, है ना, तो हर एक आयनिक कंपाउंड में ना कैटायन एनाइन का कांटेक्ट भी रहेगा और एनाइन एनाइन का भी कांटेक्ट रहेगा, है ना? बट कैटायन कैटायन का कांटेक्ट उस आयनिक कंपाउंड में नहीं चाहिए। अगर स्टेबल है कंपाउंड तो कैटायन कैटायन तो रिपल्सन बहुत ही हाई होता है ना? तो इन दोनों में ना कैटायन एनाइन और एनाइन एनाइन कांटेक्ट में ना हम ये बोलते हैं कि जहां कैटायन एनाइन कांटेक्ट रहेगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना, मोर स्टेबल। और जहां एनाइन एनाइन कांटेक्ट रहे ना, वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है। और इसके लिए ना अपने लास्ट क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसको अपन ने रेडियस रेशियो बोला था। क्या बोला था भाई? रेडियस रेशियो बोला था। यहाँ पे दिख जाएगा, दिखा नहीं यार, गायब हो गया क्या? देखिएगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट के लिए और कंसंट्रेट करिएगा कि किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी जो रहता है ना, वो अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड है ना? अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा? कैटायन और एनाइन में। और रिपल्सन फोर्स कब लगेगा? एनाइन एनाइन और कैटायन कैटायन, है ना? तो जितने भी सॉलिड बनते हैं ना, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसको अपन टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना? पहला पार्ट था जब आर रेडियस रेशियो का वैल्यू लेस देन 0.19 पार्ट्स में समझो। अगर रेडियस रेशियो 0.155 रहे ना, तो हम क्या बोलते हैं? ये हाईली अनस्टेबल होता है। कैटायन और एनाइन में लार्जर एटम कौन सा होगा? एनाइन, है ना? एनाइन देखो कांटेक्ट में दिख रहा है ना? तो अगर एनाइन एनाइन कांटेक्ट है ना, तो हम बोलते हैं हाईली अनस्टेबल है। अगर बीच वाला जो एटम है उसके साइज को आप बढ़ा रहे हो थोड़ा सा, है ना, ये भी अभी भी अनस्टेबल है, कांटेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होता है। पहले वाले में एनाइन एनाइन का कांटेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, है ना? दूसरे वाले में एनाइन और कैटायन का भी कांटेक्ट है, कैटायन और कैटायन का भी कांटेक्ट है, तो ये भी अनस्टेबल, है ना? जहां पे ओनली कैटायन एनाइन का कांटेक्ट दिखेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे थर्ड वाला है। अगर रेडियस रेशियो विल बी इन बिटवीन 0.155 टू 0.225, देन इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। और यहाँ पे ओनली कैटायन एनाइन कांटेक्ट। और इस कंडीशन में जो एज लेंथ रहता है ना, एज लेंथ अपन निकालेंगे। तो एज लेंथ अपन ने डिराइव किया था इस इक्वेशन की हेल्प से, है ना? हमने क्या किया? 3 जो बड़े बड़े एटम एनाइन दिख रहे थे ना, उनके सेंटर को ज्वाइन किया, ठीक है? देन एक छोटा वाला जो एटम है उसके सेंटर को भी ज्वाइन किया। बी ई का वैल्यू अपने को निकालना है। क्या निकालना है? बी ई का वैल्यू सेंट्रोइड वाले कंसेप्ट से 2:1 से, है ना? सेंट्रोइड क्या करेगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। थोड़ा सा डेरिवेशन लेके अपन ने किया, तो हमारे पास जो वैल्यू ए का आया था ना, वो √3 r प्लस r माइनस 1 वाला, है ना? तो इन केस ऑफ इफ रेडियस रेशियो इज बिटवीन 0.155 टू 0.225, हमारा जो एज लेंथ रहता है ना, वो √2 और कैटायन का रेडियस प्लस एनाइन के रेडियस देता है।
कभी कभार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आइडियल कंडीशन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा होता है। ये फोर्थ वाला कंडीशन है 0.225। अगर रेडियस रेशियो विल बी इक्वल्स टू 0.225 देन इसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता था? फेस डायगोनल के अलग। कहाँ बनता था? फेस डायगोनल, है ना। तो फेस डायगोनल का डिस्टेंस क्या था? √2a, है ना भाई। तो फेस डायगोनल पे कितने एटम रहेंगे? 2 कॉर्नर के एटम और फेस की टोटल एटम। फेस डायगोनल का लेंथ क्या रहता है? 4r। क्या रहता है? 4r। 2r कंप्लीट और 2 छोटे छोटे। तो √2a का वैल्यू 4r, तो a का वैल्यू √2r, है ना। r है एटम का r जो छोटा r है ना, वॉइड में आप एटम प्लेस करोगे। जो टेट्राहेड्रल वॉइड में रखोगे ना कोई टाइम, अब क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी सबका तो अलग अलग है। अब सॉलिड कहीं पे भी अपन बनाएंगे तो वो उतना हॉलो तो नहीं रखेंगे। पहले ब्रिज बनाए कल उठे गिर, है ना। यही सॉलिड स्टेट का तो बहुत ज्यादा यूज है ना। हर जगह सॉलिड चीज का यूज होता था। पे बैठो इसके अंदर खोल खुला छोड़ दिया, बाहर से चल पैक कर दिया, सब लोग गिरते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि हमें कौन सा सॉलिड ज्यादा स्टेबल दिखेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए छोटा सा आइटम कहाँ पे, तो वो फिश डायगोनल √2 है। हाँ, ये पिक्चर थोड़ा सा ऐसा दिखेगा यहाँ पे। अरे ये ऐसा बनेगा, देख ले, तो इसे बना दे। ये फेस डायगोनल पूरा है ना। ये थोड़ा लार्जर ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। यहाँ पे ये छोटा सा ऐसा दिखेगा, ये छोटा सा ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट कंडीशन था कि अगर 0.225 से 0.414 रहे तो ये स्टेबल होता है। ओनली कैटायन एनायन कांटेक्ट विल बी देयर। कैटायन जो रहेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, है ना। और ये √3a/4 डिस्टेंस पे है कॉर्नर, और टचिंग एनाइन फ्रॉम द कॉर्नर। कैटायन कहाँ पे? √3a/4 डिस्टेंस पे कॉर्नर से, √3a/4, है ना। टोटल बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या था? √3a, है ना। अब उसका 1/4 ले लो आप, वहीं पे क्या दिखता है अपने को? कैटायन। क्या दिखता है? कैटायन दिखता है ना। और जो एनाइन है कॉर्नर पे, उसके साथ टच में रहेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया भी था, देखिएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने दिखाया भी था आपको कि कैसा दिखता है ना। देखो यहाँ से ऐसा दिखता है, यही था ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो पॉइंट मार्क किया हो ये सब क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं। बॉडी के बीच में √3a/4 डिस्टेंस है। ये पोर्टल यहाँ से यहाँ क्या रहता है? √3 है ना। उसके 1/4 पार्ट पे कहाँ दिखेगा आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखने वाले। सेम अपन ने देखा था कि अगर 0.414 रहे तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आइडियल कंडीशन है ना। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आइडियल कंडीशन होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी 2√2r पे रहता है, ये भी अनस्टेबल है ना। तो हमें जो जो स्टेबल वाला पार्ट है ना, और जिस जिस वॉइड के लिए एप्लीकेबल रहेगा ना, उस कंडीशन को हमें याद रखना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सोडियम गिवन है, सोडियम का रेडियस दे दिया है ना, क्लोराइड का रेडियस दे दिया, बोलेगा भाई ये स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं। हमें क्या करना पड़ता है? रेडियस रेशियो निकालना है। क्या करना पड़ता है? रेडियस रेशियो, है ना। अगर रेडियस रेशियो इन पर्टिकुलर वैल्यू के इन बिटवीन आया तो हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री स्टेबल है। ये ज्योमेट्री, हाँ, अलग अलग जितने भी टाइप अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें कुछ स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल, है ना। तो जो स्टेबल रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग टू फिर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करते हैं भाई कि कहाँ कहाँ है क्या। तो सब कुछ ना इसी रेडियस रेशियो के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। जो 9 पार्ट्स अपन ने लिखा है उसी फंडे के बेसिस पे हम ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड देखते हैं, है ना। कैसे देखते हैं समझिएगा थोड़ा सा फंडा। ये ब्लैंक पेज जो है ना, ये सब मैं गायब कर दूंगा, शायद गायब ही होगा, है ना। मैं अभी ऐड किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, 2 टाइप के कॉन्टैक्ट पे सब भाई भेजा हुआ आपके ग्रुप पे कंप्लीट नोट्स। तो आयनिक कंपाउंड में ना 2 टाइप के आयन रहेंगे, कैटायन कैटायन और कैटायन एनायन का कांटेक्ट रहता है। हमें जस्ट देखना है कैटायन एनायन के कांटेक्ट की बात करेंगे, है ना। ये मैंने समझाया आपको। अब एज लेंथ विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। जब भी एज लेंथ की बात करेंगे ना, तो ये हमेशा रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन के टर्म्स में गिवन है। हर जो भी वैल्यू रहेगा अलग अलग डायग्राम के अकॉर्डिंग टू अलग अलग वैल्यू, है ना। कैसे रहता है समझते हैं थोड़ा सा। जैसे पहला स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, है ना। मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा कि 1-2 दिन में आपको लिख के भेज दूं और उसी से पढ़ा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन यहाँ से कर देता हूँ, बट ये जो है ना, मैं इसका सॉफ्ट कॉपी बना के दे दूंगा, लिख के अच्छे से। ये क्या है? ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड में ए होता है कैटायन, बी होता है एनायन। जैसे मान लो कि NaCl, CsCl, ZnS है ना।
तो हमें 3-4 टाइप के स्ट्रक्चर की बात करनी रहती है। पहला स्ट्रक्चर है भाई NaCl स्ट्रक्चर, है ना? इसको बोलते हैं अपन हैलाइट स्ट्रक्चर और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं भाई? हैलाइट स्ट्रक्चर और रॉक सॉल्ट। अब इनका रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.52 होता है, ये एक्सपेरिमेंटल, है ना? RNA प्लस RCl माइनस का रेशियो एक्सपेरिमेंटल। Na का रेडियस मेरे को पता है, Cl का भी रेडियस पता है 0.52। तो 0.52 वाला किस रेडियस रेशियो में आया वो तुम कंपेयर करेंगे, है ना? और ये हमें पता चला था कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट पेज है ना 0.52 देखिए आपके पास है ना नोट्स, आपका वैल्यू रेडियस रेशियो में 0.52 आ रहा है, 0.54 फॉर के नियर राइट, ये ऑक्टाहेड्रल। तो हम ये बोलते हैं भाई यहाँ पे समझना है कि ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का ज्योमेट्री दिखेगा अपने को। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में ना क्लोराइड आयन कहाँ रहते हैं? CC3, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाएगा। तो क्लोराइड आयन कहाँ दिखेगा? CC3, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कहाँ दिखेगा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर। एंड सोडियम मेटल जो रहता है ना वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में, है ना? मतलब कहाँ पे दिखना चाहिए आपको? बॉडी सेंटर और एज सेंटर। हेडर वाइड दिख रहे थे CC3 में, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर पे। क्लियर है? मैं डायग्राम पे लेके चलूं फिर से ऑक्टाहेड्रल वाइड दिखाने के लिए, समझ में आ जाएगा आपको। अब नंबर ऑफ Cl माइनस आयन की अगर बात करें तो Cl माइनस में आयन मैंने कहा बताया कहाँ है भाई? फेस सेंटर और कॉर्नर पे है। फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हाफ 6 into 1/2। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर होते हैं। तो क्लोराइड आयन कितने दिखेंगे? 4। कितने दिखेंगे? 4 दिखेंगे, है ना? Na प्लस आयन कितने दिखेंगे? 4 दिखेंगे। कैसे? बॉडी में है 100%, एज पे है 1/4, तो ये भी 4 दिखेगा। तो फॉर्मूला ऑफ NaCl जो लिखते हैं ना अपन NaCl, बट नंबर ऑफ एटम जो रहता है ना वो 4:4 है ना? कि एक NaCl के स्ट्रक्चर में आपको 4 यूनिट दिखेंगे। कितने यूनिट दिखेंगे? 4 NaCl यूनिट दिखता है। कितने दिखने वाले हैं देखो? 4:4 के फॉर्म में। अब अगर एज लेंथ की बात करें तो एज लेंथ क्या होगा? 2 टाइम ऑफ RNA प्लस Cl, कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का। कैसे पता चला? ये भाई एज लेंथ पे, कहाँ पे? एज लेंथ। ये कॉर्नर पे, ये एज पे है, तो बीच में क्या रहेगा? कैटायन, यही ना? देखो ऐसे मैं बना देता हूँ। अपन ने देखा ये है कॉर्नर, ये भी रहा कॉर्नर, और बीच में यहाँ पे एन पे कैटायन, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? इसका वैल्यू R, इसका वैल्यू R, मतलब ये 2R है, और ये कंप्लीट 2R आएगा। 2 अपन ने कॉमन ले लिया, 2 अपन ने कॉमन ले लिया। ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन इक्वल टू इसका एज लेंथ, है ना? अब NaCl स्ट्रक्चर में ना कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना वो 6 होता है। क्या होता है भाई? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 रहते हैं। सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर के एटम 6 के साथ टच होते थे, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कैसा दिखता है? थोड़ा सा अभी अपन देखते हैं इस 3D फिगर से। कैसा दिखता है इस 3D फिगर से? देखिएगा, आप किसी भी एक एटम को कंसीडर कर लीजिए, किसी भी एक, ये कॉर्नर का एटम है, जैसे मान लो कि मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ये वाला देख रहे हो भाई? तो कितने एटम के साथ टच में रहेगा? एक ये 4 का बना है, 4 NaCl का मॉलिक्यूल है। एक NaCl के स्ट्रक्चर में क्या दिखा? 4 दिखा, है ना? 4 क्यूब बना हुआ है, 6 के साथ टच होता हुआ दिखेगा। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl जो रहेगा कैटायन का वो 6, है ना? अब जो कैटायन है वो एनायन के साथ भी वही कांटेक्ट में ही रहने वाला, कोई दिक्कत है क्या? आप ऐसे समझिएगा कि जो आउटर बॉक्स है ना वो कॉर्नर है। आउटर बॉक्स क्या दिख रहा होगा आपको? कॉर्नर दिख रहा है। इस कॉर्नर और इसके फेस सेंटर पे ना ये क्या दिख रहे हैं आपको? Cl माइनस आयन। कॉर्नर और फेस सेंटर पे क्या दिखा? Cl माइनस आयन। और जो एज सेंटर है ना, एज सेंटर पे क्या दिख रहा है आपको? Na प्लस। एज सेंटर पे क्या दिख रहा होगा आपको? Na प्लस दिख रहा है। दोनों ही केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो Na प्लस है वो भी 6 के साथ कनेक्ट है। Na भी किसके साथ कनेक्ट है? 6 एटम के साथ। Cl भी किसके साथ कनेक्ट है? 6 के साथ कनेक्ट, है ना? तो अपन सिंपल बोल देंगे भाई कि इन केस ऑफ NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, है ना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? Cl कहाँ दिखा? FCC और CCV में, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। Na कहाँ दिखा? ऑक्टाहेड्रल वाइड में, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। कहाँ दिखा? बॉडी सेंटर, और इससे भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था, CaCl का पूछा गया क्या? दिखाइए। और रेडियस रेशियो निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। 94/146 क्या होता है? पॉइंट में है कुछ है?
CS वाला आया था, मुझे ठंड लग रहा है। पॉइंट 66 है। ठीक है, सेकंड अपना अब क्यूबिक में जो है ना भाई, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है, क्या क्या एटम रहेंगे, पहले क्लोरीन दिखेगा, क्लोराइड नियरेस्ट नेबर यानी कि रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पे है, a/2 पे, है ना, एज के मिड में रहेगा। देखना समझना है, इसमें अपने क्या किया, इसको माना है कॉर्नर पे Cl, कॉर्नर पे क्या माना है भाई, Cl है, ये क्या रहा Na+, है ना, तो नियरेस्ट नेबर आपको क्या दिखेगा, Cl-, ये पूरा एज लेंथ a था, ये पूरा एज लेंथ a था, तो ये गैप क्या दिखेगा, a/2, है ना, एज लेंथ a है, तो Na और Cl के में डिस्टेंस क्या होगा, ये जस्ट हाफ पे है, सेंटर पे a/2, तो नियरेस्ट नेबर जो होता है ना Na का, वो Cl होगा, वो a/2 के डिस्टेंस। कितने नियरेस्ट नेबर है, 6 दिखेंगे, है ना। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर Na+ होगा, डिफरेंट एटम दिखना चाहिए, है ना, वो कितने दिखेंगे आपको, a डिस्टेंस, a/√2 डिस्टेंस पे दिखेगा, टोटल 12 दिखेंगे। कितने दिखेंगे, √2a को हाफ से डिवाइड कर दीजिएगा, फेस डायगोनल देखिएगा, ये जो है ना ये है ना, ये फेस डायगोनल, ये क्या दिखेगा, फेस डायगोनल, तो इसका फेस डायगोनल कहाँ दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा ना, √2a मतलब फेस डायगोनल, ये देखिएगा ए, ये है √2a है ना, अब इसको 2 से डिवाइड कर दिए a/√2, ताकि a/√2, तो यहाँ वाला जो एटम है ना, वो कितने कांटेक्ट में रहेंगे, एक के साथ में 1 2 3 4 दिखेगा अपने को, आगे भी है पीछे भी एटम, है ना, तो टोटल 12 एटम आपको। नेक्स्ट है भाई अपना बॉडी डायगोनल, क्या लूंगा, √3a/2, बॉडी डायगोनल होता है √3a, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो √3a/2 कितने दिखेंगे, 8 दिखेंगे, कितने दिखते हैं, 8। आप सिंपल सा याद रख लेना कि एक फेस डायगोनल के अलॉन्ग ना टोटल फेस डायगोनल 12 होते हैं, तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम 12 ही। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते थे, कितने होते थे, 4 होते थे, है ना, तो हाफ करोगे तो मतलब 4 बॉडी डायगोनल था, एक के अलॉन्ग 2 बना सकते हैं अपन, है ना, तो उसमें टोटल 8 दिखेंगे अपने को नेक्स्ट नियरेस्ट, ये फिक्स ही है हर जगह। सेकेंड है अपना CsCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसके केस में रेशियो जो है ना 0.93 आया था, 0.93 क्यूबिकल वॉइड का टाइप था, किसका टाइप था, क्यूबिकल वॉइड, है ना, ये क्यूबिकल वॉइड के रेफरेंस में यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे अपन नंबर ऑफ Cl- अगर निकालेंगे ना, तो पहले ये कंडीशन देखना कि कहाँ पे कैटाइन रहता है, कहाँ पे एनाइन रहता है ना, तो जो अपना Cl- है ना, वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, और CS+ जो है बॉडी सेंटर में, क्या रहता है, बॉडी सेंटर, तो सेंटर पे एक एटम रहेगा कैटाइन CS+, और 8 कॉर्नर है, तो Cl एटम कितने होंगे, 8 × 1/8, कंट्रीब्यूशन 100% 1 दिख रहा होगा, और CS+ का एक ही कंट्रीब्यूशन है, 1 होगा, तो फॉर्मूला यूनिट जो है ना, यहाँ पे 1 Z का वैल्यू 1 ही आएगा, दोनों का 1:1 रेशियो। NaCl का रेशियो क्या था, 4:4, क्या था, 4:4, एक क्रिस्टल में 4:4 है ना, यहाँ पे 1:1 है। एज लेंथ सेम है, एज लेंथ 2RCl + 2CS+ का RCl होगा, ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, तो √3a = क्या होगा, 2 टाइम ऑफ कैटाइन का रेडियस प्लस 2 टाइम ऑफ एनाइन का रेडियस, है ना, 2 अपन कॉमन ले लिया, √3 से डिवाइड कर दिया, ये रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता था, बॉडी के जो एटम रहते हैं ना, वो 8 कॉर्नर से टच रहते हैं, बॉडी के जो एटम थे ना, वो 8 एटम से टच रहते हैं, 8 कॉर्नर से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 8, अगर एक 8 से टच कर रहा है तो दूसरा भी 8 से टच करेगा, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 रेशियो में। दिखता कैसे है, तो नीचे डायग्राम बना हुआ है, ये दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ लैटिस पॉइंट लिखा है, इस पे आप मोटिव या बेसिस डालोगे तो इसका एक्चुअल ज्योमेट्री पता चल जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है जेड, क्या क्या फिर से बोलिए, Cl- का कैसे 8 हो रहा है, भाई दोनों सेम है ना, कॉर्नर के, ये अगर भाई इसके साथ टच कर रहा है तो ये भी इसके साथ टच करेगा ना, हेलो, ये ऐसे रहेगा ना स्ट्रक्चर, हमने तो पॉइंट बनाया है, ये सब आपस में टच रहते हैं ना, क्लियर, कुछ कंफ्यूजन है, नहीं सर,
नेक्स्ट है अपना ZnS स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड जो रहता है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, फिर FCC में। कहाँ है? FCC में। बट Zn प्लस का जो स्ट्रक्चर रहता है 50% टेट्राहेड्रल वाइड और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में, है ना। और S-2 का जो लोकेशन रहेगा ना, कॉर्नर और फेस सेंटर पे रहेगा। कहाँ दिखता है? कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो दो तरह की ज्योमेट्री पढ़ते हैं अपन जिंक सल्फाइड के केस में, जिंक ब्लेंड के केस में। या तो S-FCC में डाल दीजिए, FCC मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर, है ना। और 50% टेट्राहेड्रल वाइड, है ना। या फिर इसी को बोल देंगे बॉडी डायगोनल। टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ बनता था? बॉडी डायगोनल चलो बनता था। तो नंबर ऑफ S-2 एटम की अगर बात करें ना, तो हम क्या बोलेंगे? 8 into 1/8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, फेस के रिस्पेक्ट में 6 into 1/2। 4 एटम दिखेंगे सल्फाइड के। कितने दिखे? 4 एटम के सल्फाइड के। और 50% टेट्राहेड्रल वाइड है, तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड बनते थे। इसका 50% मतलब 1/2, तो 4 दिखे, है ना। तो यहाँ पे भी जो एटम का रेशियो आया ना, वो 4:4 में आया। क्या आया? 4:4 में आया। अब इसी में पूछेगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 8 थे, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? 4 होंगे, है ना। कहीं पे ये भी क्वेश्चन अगर पूछ लो, क्या लॉन्ग 2 आया था। तो फॉर्मूला क्या दिखेगा? ZnS, बट 4 यूनिट जो रहते हैं ना, वो आपस में कंबाइन होते हैं 4:4 के फॉर्म में। एज लेंथ कैसे निकालेंगे? वही वाला फंडा, √3a/4, है ना। √3a/4 इक्वल्स टू, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे एटम प्लेस था। कहाँ पे एटम प्लेस था उसके अकॉर्डिंग तो देखते हैं कि डायग्राम कैसा दिखेगा देखो। तो इसका एज लेंथ होता है 4/√3 रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन प्लस रेडियस ऑफ Zn+2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 के रेशियो में ही रहेगा, है ना। क्या कोऑर्डिनेशन इसका? 4 था। FCC का कोऑर्डिनेशन अपन ने सीखा था 4 के टर्म्स में रहता है ना? अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जेईई मेंस में पहले पूछा जाता था, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, है ना। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ना सिमिलर टू ZnS है। डायमंड का स्ट्रक्चर सिमिलर टू, पूछता है डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? आप क्या बोलोगे? जिंक सल्फाइड के जैसा रहेगा। जितने भी सल्फाइड है ना और Zn+ है, उसको आप कार्बन एटम की जगह प्लेस कर दीजिए। तो CCP कार्बन कहाँ दिखेगा आपको? CCP में, डेट इज FCC है। और 50% टेट्राहेड्रल वाइड में, है ना। कहाँ दिखेगा? 50% टेट्राहेड्रल वाइड में। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी Zn और S में था उसको आप कार्बन से रिप्लेस कर दोगे। और ये थोड़ा सा टिल्टेड क्यूब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर FCC में रहता है तो 8 into 1/8, ठीक है। और 50% कहाँ दिख रहा होगा आपको? थोड़ा सा, जैसे मान लो क्यूब है ना, 6 फेस रहेंगे ना। एक ये है, 2 इधर दिख रहा होगा, 2 पीछे के फेस दिख रहे हैं, है ना। क्यूब का ही डेरिवेटिव की तरह दिखता है, जैसा ZnS था, है ना। तो इसको कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी बनाते हैं तो 4 कार्बन का सीरीज बनाते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म, है ना। तो 4 ही क्यों लिखे डायमंड? ये नंबर ऑफ एटम्स 4 आते हैं, इसलिए हमें 4 लेके चलना है। ये लॉजिक समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया कि डायमंड में 4 ही कार्बन क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये ZnS टाइप का स्ट्रक्चर था। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 बनते हैं, उन्हीं का टेट्राहेड्रल बना के फिर आगे रिपीट करते हैं। फील तो हो रहा है, वो ज्योमेट्री क्यूबिकल जो रहता था, थोड़ा सा खींच देते थे। 2 कॉर्नर का थोड़ा खींचोगे ना तो क्यूब ऐसा दिखता है ना, उस रीजन से यहाँ। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल वॉइड अगर बोला जाए तो 4 दिखेंगे अपने को। तो जेड का वैल्यू ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, टोटल 8 रहता है। तो नेटवर्क सॉलिड बनाने के लिए ना हम क्या करेंगे? 2 बना दो स्ट्रक्चर। क्या बनाते भाई? 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेड का वैल्यू ऊपर एक 4 था, एक नीचे 4 था। हेलो, इधर देखना। एक क्वेश्चन यहाँ से डेंसिटी का फंडा पूछ लेता है, डेंसिटी क्या होना चाहिए, है ना। डेंसिटी क्या होना चाहिए ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। कितने कार्बन एटम आए थे? 8। एक कार्बन एटम का मास 12। 8 के लिए क्या हो गया? 12 into 8, है ना। वॉल्यूम कैसे निकाले? अब मोल निकालने हैं, है ना। तो मैंने उसको 6 into 10⁻23 से 1 का निकालना था, है ना। Na से डिवाइड किया और नीचे B से डिवाइड कर दिया। तो एज लेंथ जो होता है ना डायमंड का, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो नीचे मैंने उसी सिंपल क्यूबिक में डायमंड को अरेंज करके बना दिया, दिख रहा है? दिख रहा है? तो डायमंड का ना पैकिंग एफिशिएंसी ओनली 34%। क्या होता है? 34%। डायमंड का पैकिंग एफिशिएंसी 34% है। तो सिंगल डायमंड लोगे ना तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहता ड्यू टू कोवैलेंट
मतलब एक यूनिट अगर लेके चले है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली जो डायमंड है वो नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में, तो ड्यू टू नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर ये कंपाउंड क्या होते हैं, हार्ड। ये पैकिंग एफिशिएंसी के रीजन से हार्ड नहीं है, ड्यू टू नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर दीज कंपाउंड्स आर हार्ड। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन कल पूछ सकता है कि डायमंड का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, क्या बोलोगे? 34%। अच्छा, दोनों साथ ही बैठा था। AB2 टाइप और कितने बच्चे दिए हैं टेस्ट? 30? 30? सबका भी स्कूल एग्जाम चल रहा है इसलिए कोई नहीं है। नेक्स्ट ज्योमेट्री होता है, क्लास कब तक है? चेंज कर दिया ना फिर क्लास का टाइम। लास्ट क्लास मैथ है, दोनों मर्ज है। लास्ट क्लास मैथ है, दोनों मर्ज है। हाँ, चेंज कर दिया। नेक्स्ट है AB2 टाइप और A2B टाइप ऑफ कंपाउंड, है ना। एक है फ्लोराइट, एक है एंटी फ्लोराइट। तो अगर 2:1 की रेशियो में रहे ना तो इसको बोलते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर, है ना। रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग से चलता है। अगर 1:2 रहे ना तो इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे है ना। जैसे मान लीजिए कि फ्लोराइट स्ट्रक्चर CaF2, तो कैल्शियम कहाँ दिखेगा आपको? CCP में। F- कहाँ दिखेगा? टेट्राहेड्रल वाइट, है ना। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो Ca+ था ना वो कहाँ रहता था? कॉर्नर, है ना। तो 8 × 1/8 प्लस का 6 × 1/2, ये 4 दिख रहे हो। कॉर्नर और पे सेंटर मतलब 4 दिख रहे। और टेट्राहेड्रल वाइट कितने थे? 8 थे। कितने थे भाई? 8 थे। तो नंबर ऑफ F- एटम भी कितने दिखेंगे आपको? 8 दिखेंगे, है ना। इन क्यूबिक CCP और FCC एक बॉडी डायगोनल के अलावा 2 टेट्राहेड्रल वाइट, तो 4 ही बॉडी डायगोनल थे, 8 बनेगा, है ना। 8 के 8 फ्लोराइड आए। तो जेड का वैल्यू क्या आया? 4 आया। जेड का वैल्यू क्या आया? 4। बट फॉर्मूला क्या दिख रहा है? CaF2 दिख रहा होगा। एक का 4 एटम, एक का 8, है ना। इसको बोलते हैं अपन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यही था ना? सॉरी, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो जेड का वैल्यू 4 रहेंगे और फॉर्मूला CaF2 दिखेगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट्स 8 थे, नंबर ऑफ F एटम 8 दिखेंगे। और कैल्शियम का जो एटम है ना वो 4। आप ऐसे भी बना सकते हो, एक पे +2 यूनिट का चार्ज है, एक पे माइनस का चार्ज है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए अपने 8 कर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो रहता है वो 8:4 क्या रहेगा भाई? 8:4, 2:1 के रेशियो में। कि 8 फ्लोराइड को कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 फ्लोराइड के लिए हमें क्या चाहिए? 8 कैल्शियम, है ना। इसके अकॉर्डिंग टू लेके चलना है। 1:2 रेशियो में रहने वाला है ना। इस लॉजिक से हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8:4 होता है। नेक्स्ट है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें Na+ कहाँ दिखेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में। O- कहाँ दिखेगा? CCP, है ना। O- के एटम 4, Na के एटम 8, है ना। O के कितने दिखे? 4। A के क्या दिखे? 8। इससे पहले वाले में क्या था? ऊपर के 4 थे, नीचे के 8 थे, यही था ना। कैटाइन क्या थे? वहां पे 4 था। एनाइन क्या था? 8 था। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? एनाइन 4 है और कैटाइन 8 दिख गया, है ना। तो इसमें भी जेड का वैल्यू 4 है, बट इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। 2:1 में से 2 कैटाइन, 1 एनाइन। वहां पे क्या था? 1 एनाइन, 2 कैटाइन, है ना। तो जब भी अगर एनाइन का नंबर हाइयर रहे ना तो उसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। जब कैटाइन का नंबर हाइयर दिखे ना तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4:8 रहेगा। वहां पे 8:4 था, यहाँ पे क्या बोलोगे? 4:8। कोई दिक्कत? थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, बच्चों वाला टॉपिक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर दिखते कैसे है ना,
इतना अच्छे से फील आपको तभी आएगा जब एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका देखोगे। मैंने जो कल भेजा है मैं आप लोग को नोट्स, उसमें सारे स्ट्रक्चर बना के भेज दिए। देखिए, दिख रहा है ना भाई? NaCl, Na जो है ना, समझना है, Na जो था वो मैंने क्या बताया, एज सेंटर पे। एज सेंटर आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं भाई? दिख रहा है? ब्लैक कलर से। और जो होलो दिख रहा है ना, होलो पार्ट, वो क्या दिख रहा होगा आपको? Cl माइनस है। तो Cl माइनस भी आपको कॉर्नर और सेंटर नहीं है ना? एक्चुअल ज्योमेट्री वैसे दिखता है एलिमेंट ऑफ NaCl में 4 का यूनिट रहेगा, है ना? Na कहाँ पे? लार्जर एटम पीसीपी अरेंजमेंट में रहता है, स्मॉलर एटम ऑक्टाहेड्रल बॉन्डिंग। ठीक है? जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, देखिएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया कि लार्जर एटम सीसीबी अरेंजमेंट में रहते हैं, स्मॉलर जो रहता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो देखिएगा नंबर ऑफ जेडन एटम ना, सोडियम में तो 12 दिख रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड है ना। एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड फेस डायगोनल के लोग बनाते हैं, दूसरे फेस पे नहीं दिखता, तीसरे में बना, चौथे फेस पे गए थे, है ना, पांचवें पे बना, छठे फेस पे गए दिख रहा होगा, फिर पीछे वाले फेस पे। तो अल्टरनेट फेस पे दिखिएगा कैसा बनता है बॉन्ड, जब उन दोनों को आप कनेक्ट करिएगा। देखो हर एक ईच एंड एवरी एटम को अपने कनेक्ट कर दिया है ना। तो इससे हमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड पता चलता है। ये इधर वाले ब्लैक वाला स्पॉटेड ऐसे देखो, ये जो है ना व्हाइट टेट्राहेड्रल कब बनेगा, जब स्पेस से अंदर स्पेस से अंदर स्पेस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 एटम चाहिए ना, 4 एटम, 3 सेम प्लेन में, एक ऊपर रखने चाहिए, तो ये बन जाएगा। क्लियर? क्लियर नहीं है? पीजीएम हैलाइड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, बॉडी सेंटर टाइप का, है ना। ये सेंटर में ये रखा हुआ, बाकी कॉर्नर पे रहेंगे। सी सेंटर पे है, बाकी कॉर्नर। क्लियर है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये था अभी जो मैंने सिखाया, एक के एटम 4 थे तो दूसरे के एटम 8 दिखेंगे, है ना, 42 का। ठीक है। और इसके आगे जो मैंने एक लिखा है, ये है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें 8:4 के पास। ठीक है? क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है ना भाई? तो ये सब मैं अभी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देन अपन चलते हैं डिफेक्ट्स वाले टॉपिक पे। कितना टाइम बचा हुआ है? 5 मिनट है तो खत्म हो जाएगा। क्लास कब तक है? ओके। डिफेक्ट्स देखते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि 2 टाइप, जनरली हम बोलते हैं ना, डिफेक्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। पहले डिफेक्ट को बोलते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक के, है ना, कि अगर कहीं पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक एटम में, क्रिस्टल में कोई भी चेंजेस दिख जाए, है ना, तो एक सिंपल फंडा बोलेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्री चेंज ना रहे, है ना, स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल डू नॉट चेंजेस, देन ऐसे डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें पहला जो टाइप आता है वो मेटालिक डिफेक्ट, है ना, और मेटालिक के अंदर जो पहला डिफेक्ट आएगा वो है वैकेंसी। अब जितने भी सॉलिड रहते हैं ना भाई, उसमें एटम का अरेंजमेंट ऐसा रहता है, ये ऐसा, इसी वॉइड में हम कोई दूसरा एटम डालते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी लैटिस साइड से ना कोई एक एटम आप निकाल दो वैकेंट, है ना, तो ऐसे क्रिस्टल में के लिए जो डिफेक्ट आएगा ना, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब जो एटम का पोजीशन था, उस पोजीशन को आपने वैकेंट कर दिया है ना, तो ऐसे पोजीशन को हम बोल देंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अगर इंटरस्टिशियल साइट पे अगर कोई एक एटम आप प्लेस कर देते हो, है ना, देन ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल। पहला था अरेंजमेंट से एक निकाल दो, तो वो था वैकेंसी डिफेक्ट। एक प्लेस कर दो, क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल। तीसरा होता है भाई या सेकेंड टाइप, डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल। ये सबसे मेन है, ये सबसे मेन है। वो मेटालिक में था, मेटालिक का ज्यादा काम दिखेगा नहीं अपने को। इसमें जो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये है कि व्हेन नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइंस आर, when equal number of cation and anions are missing from the its lattice side, then this defect is known as vacancy defect. Stoichiometry में नहीं चाहिए, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव साइड को निकाल दो, तो मास का रेशियो भी सेम टाइम से डिक्रीज होगा। एक केटाइन एक एनाइन घटाओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सबको हटाए दोनों को इक्वल है, डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, है ना। साइज ऑफ क्रिस्टल का वही है, वॉल्यूम तो फिक्स है, तो मास कम हो गया, तो डेंसिटी क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी डिक्रीज होता है। ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसमें हायर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखे ना, है ना,
और स्मॉल साइज डिफरेंस दिखता है वहां पे अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछता है वो एजीबीआर। एजीबीआर को क्या, आप क्या बोलोगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना। क्या डिफेक्ट दिखेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लार्जर रहे, अरेंजमेंट क्यूबिक दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्यूबिक, है ना। तो ये अगर हटाएंगे, हटाएंगे कैनाइन था, जो जो पार्ट खाली है हमने उसको निकाल दिया है, उसको बोलते हैं अपन वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। हाँ, एक कैटाइन एक कैनाइन, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन निकलना चाहिए ना। यहाँ से आपने कैटाइन निकाला, देखो यहाँ से आपने कैटाइन निकाला है, यहाँ से आपने एनाइन निकाला, तभी तो स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं है। हाँ, द क्रिस्टल बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट बाय आयनिक मैकेनिज्म, है ना। जब एटम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सॉरी, खाली होना चाहिए ना। सेकेंड होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। तो अगर कहीं पे एक आयन ना अपने यूजुअल पोजीशन को मिस करते हैं, बोल लो भाई। सर आगे का तो फिर वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। क्या क्या, फिर से बोलो। सर ये वाला तो फिर ये एटम चला जा रहा है तो फिर वो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। वो वैकेंट क्रिएट करके अंदर में कोई वैकेंट का तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। तो जब एक आयन ना कैटाइन अपने पोजीशन से मिस हो जाए, लैटिस में पहुंच जाए, है ना, जिसको बोलते हैं अपन डिसलोकेशन डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, वो ऐसा नहीं। हाँ? सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, है ना। So it is a common in crystal having low coordination number and significant size difference between cation and anion। AgBr यहाँ पे भी आता है ना। पूछा जाएगा भाई कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों डिफेक्ट्स मिलते हैं, तो AgBr है ना। और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहे ना, उस केस में हमें फ्रंटल डिफेक्ट मिलता है। ये कंडक्टिविटी शो करेगा। बस इसमें भाई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें स्टोइकियोमेट्री ये अपन चेंज कर देंगे, है ना। तो कहीं पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। अगर एक एनाइन अगर आप निकाल दो, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, कैटाइन और एनाइन है ना, और आपने अगर मान लो कि एक एनाइन को निकाल दिया तो कैटाइन बढ़ गया, कैटाइन बढ़ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन मेटल एक्सिस डिफेक्ट या एनाइन वैकेंसी, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ मेटल के रीजन से ना कलर आता है कंपाउंड। पूछा जाएगा NaCl का कलर येलो होता है, बोलेंगे एक्सेस ऑफ Na। KCl का कलर वायलेट क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ K, है ना। लिथियम का कलर क्या होता है, पिंक क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देते हैं एनाइन वैकेंसी में, है ना। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन एनाइन वैकेंसी। और जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करते हैं उस सेंटर को एक्स सेंटर, फार्म सेंटर क्या बोलते हैं भाई, फार्म सेंटर। फार्म एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर, है ना। तो पूछा जाए कि किस सेंटर के रीजन से क्रिस्टल में कलर होता है, क्या बोलोगे, फार्म सेंटर के रीजन से। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंटर क्या है ना। हायर द नंबर ऑफ डेप्थ सेंटर, मोर विल द इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है। सेकेंड है पैरामैग्नेटिक एरिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से पैरामैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा दिखने वाला। दूसरा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, है ना। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक कैटाइन एक्स्ट्रा रख दिया है किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में, है ना, और जितने कैटाइन बढ़ाएंगे उतना हमें इलेक्ट्रॉन को भी मेंटेन करने के लिए ट्रैप करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे टाइप के कैटाइन को हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सिस क्रिस्टल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आ रहा है ना, वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की वजह से यहाँ पे होगा। जैसे ZnO है ना, उसको वार्म करोगे तो ZnO दिखता है येलो, और कूल करोगे तो ये व्हाइट दिखता है,
इस टाइप के कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस इफेक्ट का बोलते है ना। कलर चेंज होता है। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी। अगर स्टोइकियोमेट्री नॉन स्टोइकियोमेट्री में कन्वर्ट हो गया उसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाए, कोई है नहीं कुछ ज्यादा, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट का एक पेज था ना, मैग्नेटिज्म वाला, है ना, मैंने शायद ऐड किया था या नहीं किया था यार, मैग्नेटिक वेव तो नहीं किया था। तो यहाँ पे ये चैप्टर अपना फिनिश हुआ। आप लोग इसके पैकेज को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। डिफेक्ट्स वाले में थोड़ा सा जो डाउट रहेगा आप मेरे से पूछ लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट करवा दूंगा, भेज दूंगा आज लिख के।